बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं आबिद गुल, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको अपने चैनल राजी एजुकेशन इनसाइडर्स में खुशामदीद कहता हूं और इसका जो पहला सेगमेंट है सब्जेक्ट ट्यूटोरियल, वो आपके लिए लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूं। मैं जो सब्जेक्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है असूल बैंकारी, जो कि हम इंटर लेवल पर डिस्कस करेंगे और इसका इंशाल्लाह हम पूरा सिलेबस और इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसके हिस्से हैं और जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। और आइए हम इब्तिदा करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है बैंकारी का, वो है बैंक। लफ्ज़ बैंक का माखज़ क्या है, लफ्ज़ बैंक कहाँ से निकला है, और जो आज हम मौजूदा बैंक देख रहे हैं एक तरक्की याफ्ता शक्ल में, ये शुरू में किस तरह से डेवलप हुए, बने किस तरह से, और इस स्टेज पर ये किस तरह से पहुँचे हैं, इन चीज़ों को आज हमने इंशाल्लाह डिस्कस करना है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आइए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो क्या है, लफ्ज़ बैंक का माखज़ क्या है और बैंक की तारीफ़ क्या है। तो लफ्ज़ बैंक के माखज़ के लफ्ज़ बैंक निकला कहाँ से है, इसके बारे में हम हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। अलबत्ता इसके मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं, मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ पेश की हैं कि लफ्ज़ बैंक यहाँ से मुमकिन तौर पर निकल सकता है। तो उसके लिए पहली जो थ्योरी कह लें या पहला नज़रिया कह लें, वो ये है कि लफ्ज़ बैंक जो बैंक है वो अतालवी ज़बान के लफ्ज़ बैंको से निकला है। अतालवी ज़बान के लफ्ज़ बैंको या बैंकस से निकला गया है, और जिसका मतलब बेंच है। पुराने ज़माने के लोग बेंच पर बैठकर कारोबार करते थे, चौराहों में, चौकों में। तो उस वक्त बेंच को एक मरकज़ी हैसियत हासिल थी कारोबार के लिहाज से, तो वहाँ से फिर ये लफ्ज़ बैंको या बैंकस निकला। दूसरा नज़रिया या दूसरी थ्योरी ये कहती है कि लफ्ज़ बैंक फ्रांसीसी ज़बान के लफ्ज़ बैंक्यू से निकला है, क्योंकि इस बैंक्यू का मतलब भी बेंच के ही हैं, और उसमें फ़्रांस में भी लोग बेंच पर बैठ के कारोबार करते थे। ज़र का, रुपए पैसे का लेन देन जो था वो बेंच पर बैठ के करते थे। लिहाजा ये भी मुमकिन है कि ये फ़्रांसीसी ज़बान के लफ्ज़ बैंक्यू से निकला गया हो। अब यहाँ ये देखना ज़रूरी है कि अतालवी ज़बान का जो लफ्ज़ बैंको या बैंकस है और जो फ़्रांसीसी ज़बान का लफ्ज़ बैंक्यू है, इन दोनों के मानी बेंच के हैं। और उस वक्त चूँकि ताजर बेंच पर बैठ के कारोबार करते थे, और उस वक्त रिवाज ये था, एक ट्रेडिशन ये थी कि जो ताजर अपने कर्जा जात, अपनी अदायगियाँ जो है वो अदा करने से कासिर रहता, अदा ना कर सकता, तो उसका बेंच तोड़ दिया जाता था। तो ये इस बात की इलामत होती थी कि ये शख्स अब दिवालिया हो गया है, बैंकरप्ट हो गया है। आजकल का जो लफ्ज़ बैंकरप्ट है वो भी इसी तनाजुर में देखा जाता है, इसी लिहाज से देखा जाता है कि बैंकरप्ट वो शख्स होता है जो अपने कर्जा जात, अपनी वाजबात, लाइबिलिटीज़ अदा ना कर सकता हो। तीसरा नज़रिया वो ये है कि लफ्ज़ बैंक जो है वो जर्मन ज़बान के लफ्ज़ बैक से लिया गया है। जर्मन में इसका माना है मुश्तरका सरमाया या सरमाए का एक ढेर। चूँकि बैंक में भी सरमाया बहुत से लोगों का मुश्तरका होता है, और यूँ समझें कि वो सरमाए का एक ढेर बन जाता है। लिहाजा ये भी मुमकिन तौर पर कहा जा सकता है कि लफ्ज़ बैंक जो है वो जर्मन ज़बान के लफ्ज़ बैक से निकला हो। अब ये चूँकि मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ हैं, और भी इसकी थ्योरीज़ हैं, लेकिन ये तीन आम तौर पर जो एक्सेप्टेबल समझी जाती हैं वो ये हैं। अब इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में इन तीनों का एक मजमुआ बन गया, एक तीनों का एक ब्लेंड बन गया, और लफ्ज़ बन गया बैंक। और आजकल यही लफ्ज़ पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। उर्दू में इसको बैंक ये के बग़ैर भी और ये के साथ भी बैंक के तौर पर पढ़ा बोला जाता है। अरबी में भी और दीगर कई ज़बानों में भी यही पूरी दुनिया में मुस्तमल है बैंक। अब इसकी तारीफ़ कि बैंक करता क्या है, बैंक होता क्या है, तो इसकी तारीफ़ भी बहुत से लोगों ने की है, क्योंकि बैंक का कोई एक काम नहीं है कि हम कह सकें कि बैंक सिर्फ़ ये चीज़ है। बैंक के कई फंक्शन हैं, बैंक कई तनाजुर में देखा जाता है, लेकिन इसकी एक जामे तारीफ़
जिसको जो बैंक के कई पहलुओं को समेटती है, उसका अहाता करती है, वो ये है कि बैंक एक माली इदारा है। बैंक है क्या? एक माली इदारा है। ये तो इटसेल्फ बैंक क्या हो गया है कि माली इदारा हो गया। अच्छा, अब इसका काम क्या है? काम इसका है कि ज़र का कारोबार करता है। एक इदारा है, माली इदारा है, काम क्या करता है? ज़र का कारोबार करता है। अच्छा, वो कैसे करता है ज़र का कारोबार? कि ये लोगों की बचत की हुई रकूम को कम शरह सूद पर बतौर अमानत वसूल करता है। डिपॉजिट जिसको हम कहते हैं कि लोगों से उनकी बचत की रकम डिपॉजिट की शक्ल में वसूल करता है। अच्छा, ये लोगों से लेता है एक कम शरह सूद पर। जैसे किसी एक शख्स ने बैंक में जमा करवाए 1,00,000 रुपया, तो बैंक उसको कहता है सपोज़ कि आपको 1 साल के बाद 1,05,000 वापस करूँगा, 5,000 यानी उस पर सूद होगा। उन पैसों का ये करता क्या है? बैंक उन पैसों को ज़रूरतमंद लोगों को बतौर कर्ज ज़्यादा शरह सूद पर आगे देता है। अब ज़्यादा शरह सूद से क्या मुराद है? कि वो रकम जो बैंक ने मिस्टर ए से 1,00,000 रुपया लिया था और उसको 1 साल के बाद 5,000 सूद देने का वादा किया था, वो मिस्टर बी को वो कर्ज देता है, वही 1,00,000 रुपया, और उससे कहता है, उसके साथ जो उसका प्रॉमिस हुआ है या मुआहदा हुआ है, वो 1,10,000 यानी 10,000 उस पर सूद वो वसूल करेगा। अब उसने सूद जो देनी है डिपॉजिटर को, जिसने अमानत रखवाई थी, उसको 5,000 है। जिसने कर्जा लिया है जो मकरूज़ है बैंक का, उससे उसने 10,000 लेने हैं। तो 5,000 रुपया इस तरह बैंक का अपना प्रॉफिट हो गया, जिससे वो अपना प्रॉफिट भी अर्न करता है और अपने अखराजात भी चलाता है। तो बैंक के तारीफ़ के 3 हिस्से बेसिकली बनते हैं। एक कि ये है क्या, तो हमने ये बात की कि ये एक माली इदारा है। फिर हमने कहा कि ये करता क्या है, ये ज़र का कारोबार करता है। और तीसरा इसका सेगमेंट है कि ये कैसे करता है और क्यों करता है। कैसे करते से है कि ये लोगों की बचत की हुई रकम कम शरह सूद पर वसूल करता है बतौर अमानत के, बतौर डिपॉजिट के, और अपने जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको ज़्यादा शरह सूद पर बतौर कर्ज देता है। और इसका मुनाफे का तरीका क्या है कि वो जो ज़्यादा शरह सूद इसने वसूल किया है, उसमें से कम शरह सूद जिसने डिपॉजिट करवाई है वह उसको देकर बाकी इसका मुनाफा बनता है। आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं इस टॉपिक का दूसरा हिस्सा, जो कि है बैंक की इब्तदा और इर्तिका। इब्तदा कि बैंक बना कैसे। आजकल जो हम देखते हैं बैंक की एक तरक्की याफ्ता शक्ल देखते हैं, तो ये बैंक वजूद में कैसे आया। तो ये अचानक बैठे बैठाए किसी के जहन में नहीं आ गया, या किसी को आइडिया नहीं आ गया कि एक इस तरह का इदारा होना चाहिए जो लोगों से रकम वसूल करे, कर्जा दे और इतनी ज़्यादा सर्विसेज दे। तो ये नतीजा है एक लंबे प्रोसेस का, इर्तिका का, कि बहुत सी ऐसी काम हुए, बहुत से ऐसी चीज़ें वकूफ़ पज़ीर हुई, बहुत से ऐसे वाक़यात वकूफ़ पज़ीर हुए, बहुत सी वजूहात आईं जिनकी बुनियाद पर बैंक रफ्ता रफ्ता मुख्तलिफ़ मराहिल से होता हुआ आज की इस दौर में इस शक्ल में मौजूद है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है एहसास हिफाजत। पुराने वक्तों में भी लोगों के पास जब दौलत होती थी किसी न किसी शक्ल में, वो सोने चांदी की शक्ल हो गई या किसी भी और शक्ल में दौलत होती थी, तो उनको ये एहसास था कि इसकी हिफाजत कैसे करें। क्योंकि उस वक्त को मुनज़्ज़म हुकूमतें तो होती नहीं थी कि उनकी बाकायदा कोई इंतज़ाम होता, तो लोगों के पास जो भी चीज़ होती वो डाकुओं के काफ़िले या जो ताकतवर लोग होते थे वो कमज़ोर लोगों से छीन के ले जाते। तो बहुत से लोगों में ये एहसास पैदा हुआ कि हम अपनी रकम को महफूज कैसे बनाएं। तो उसके लिए मुख्तलिफ़ उन्होंने तरीके इस्तेमाल किए। कुछ पहले लोगों ने ज़मीन में गड्ढे खोद के या किसी दरख्त की नीचे या कहीं भी उसको पत्थर के नीचे दौलत को छुपाना शुरू कर दिया। तो कुछ देर तक तो ये सिलसिला चला, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये हुआ, मसला ये आया कि लोग या तो भूल जाते कहाँ रखे, क्योंकि दौलत आजकल की तरह ज़्यादा वो इंटरचेंज नहीं होती थी, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल नहीं होती थी, तो वो कई दौर तक पड़ी रहती। कोई बंदा फौत हो जाता या भूल जाता कि कहाँ रखी है, तो वो दौलत जो है वो ज़ाया हो जाती। इसकी मिसाल देख लें कि आज भी मुख्तलिफ़ जगहों पे जब खुदाई होती है तो कहीं ना कहीं से कोई चीज़, पुरानी दौलत, कोई सोना चांदी
वो बरामद हो जाती है खुदाई के दौरान, तो ये उसी वक़्त की रखी हुई लोग मानते हैं जो लोगों ने वहाँ पर अपनी दौलत को रखा था। अब कुछ लोगों ने थोड़ा सा इससे आगे अगला स्टेप लिया, उन्होंने कहा जी हम अपनी दौलत को अपने कबीले के सरदार के पास, जो कबीले का सरदार है उसके पास रखवाते हैं। तो पहली जो मेन चीज़ थी वो थी एहसास-ए हिफाजत। इस हिफाजत के एहसास के लिए उन्होंने दौलत को दबाना भी शुरू किया, गढ़ों में अपने कबीले के सरदारों के पास भी जमा करवाया। लेकिन उससे भी ये प्रॉब्लम हुआ कि जो कुछ कबीले के सरदार थे वो तो ईमानदार थे, वो वापस कर देते थे, कुछ इस तरह के थे कि जो वापस नहीं करते थे। तो लोगों ने आस्ते आस्ते ये भी देखा कि ये तरीका भी ठीक नहीं है, दौलत को हिफाजत के लिए रखवाते हैं लेकिन वो मिलती नहीं है। उन्होंने कहा कुछ इसका अल्टरनेट कोई मतबादल इंतज़ाम सोचा जाए। तो उसके लिए उन्होंने जो नेक्स्ट स्टेप सोचा वो सुनार या सौदागर, जो ताजर हजरात या साहूकार, चूँकि ये लोग पैसे वाले होते थे, इनका अपना इंतज़ाम भी होता था रकम को महफूज करने का, और ये काबिल एतमाद भी समझे जाते थे। तो लोगों ने इन लोगों के पास, सुनार, सौदागर और साहूकारों के पास पैसे रखवाने शुरू करवा दिए, जो भी उनके पास दौलत होती थी, और ये तरीका भी काफ़ी हद तक चलता रहा। अब इससे नेक्स्ट एक स्टेप जनरेट हुआ कि कुछ लोग जिनके पास वक्त नहीं होता था या जो खुद नहीं जाना चाहते थे, वो किसी दूसरे शख्स को एक रुक्का लिख कर दे देते कि भाई फ़लाँ सुनार के पास या फ़लाँ साहूकार के पास ये मेरा रुक्का ले जाओ और उतनी दौलत, उतने पैसे वहाँ से ले आओ। वो जाता, वो शख्स ले आता। लेकिन बाद में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, ये मसला दरपेश आया कि वो रुक्का देकर या तो रुक्का देने वाला भूल जाता और बाद में उनका इख्तलाफ पैदा होता, या कोई जाली रुक्का ले जाकर वहाँ से रकम निकलवा लेता और वो जो रकम रखवाने वाला था वो उससे मुतासर होता। तो जब ये मामलात एक हद से बढ़े तो फिर क्या हुआ कि सुनारों ने कहा भाई रुक्का अब आप नहीं देंगे, रुक्का हम देंगे, जब आप पैसे रखवाएंगे उस वक़्त आपको मखसूस हम रुक्के देंगे, अगर यही रुक्का हमारे पास आएगा तो हम इसके बदले में पैसे देंगे, वरना हम नहीं देंगे। तो इससे एतबारी रुक्का जात इसकी इब्तिदा हुई। इसके बाद ये हुआ कि जो रकम आप वो रुक्के उन्होंने दिए और वो जिसके पैसे होते थे, जो जिसने अमानत रखवाई होती थी, वो वहाँ से चेक की सूरत बन गई है कि वो एक रुक्का लिख कर दे रहा है, उस पर अपने दस्तखत कर रहा है या निशानी अंगूठा लगा रहा है और उसको भेज रहा है। तो ये एक चेक की एक गैर रस्मी सी शक्ल बन गई कि जिस तरह आज आप देखते हैं कि बैंक हमें एक चेक बुक देता है और हम वही चेक बुक का चेक अगर जाता है, हमारे सिग्नेचर के साथ जाता है, तो बैंक उसके बदले में पैसे देता है, वरना पैसे नहीं मिलते। तो ये चेक की इब्तिदा इस तरह से हुई कि वो रुक्के एक मखसूस तर्ज के जो सुनार ने या साहूकार ने खुद जारी किए होते थे वही उनके पास आते, तो उनके बदले में उनको पैसे मिलते। तो इस तरह से ये चेक की इब्तिदा हो गई। अब आप ये गौर कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ फंक्शंस बैंक के क्रिएट हो रहे हैं, मुख्तलिफ फंक्शन बन रहे हैं कि पहले शुरू हुआ है एहसास हिफाजत से। आज भी हम देखते हैं कि बैंक में बहुत से लोग रकम सिर्फ इस वजह से रखते हैं कि उनकी रकम महफूज रहे। फिर चेक की आप इस्तेमाल वो आजकल बहुत ज़्यादा है, वो आप देखते हैं। तो ये यहाँ तक ये सिस्टम क्रिएट हो गया। फिर जो सुनार होते हैं, आपको पता है कि वो काफ़ी ज़हीन लोग होते हैं। इस तरह कारोबारी हजरात का जहन भी कारोबार में रहता है, वो हमेशा यही सोचते हैं कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा पैसे कैसे आएंगे, वो ये सोचते रहते हैं। तो जब उन्होंने महसूस किया कि हमारे पास लोग पैसे रखवा जाते हैं और कई सालों तक या कई महीनों तक वापस आकर मुतालबा ही नहीं करते, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमारे पास पैसे महफूज रहते हैं, तो क्यों ना इससे कोई कार आमद जो है वो सिलसिला किया जाए, इससे मुनाफा कमाया जाए। तो उन्होंने
उसी पैसे को जो कि किसी का अमानत रखवाया हुआ था, उस पैसे को आगे कर्ज देना शुरू कर दिया और सूद वसूल करना शुरू कर दिया। अब इससे उनका डबल कारोबार, यानी जो पैसे रखवा रहा है उससे भी बसा औकात वो पैसे कुछ वसूल करते हिफाजत के सिलसिले में, और आगे कर्जा दे रहे हैं उससे सूद वसूल करने लग गए। तो उनका कारोबार जो है वो इस तरह से फैलता गया। ये यहाँ पर आकर एक आप देखें कि बैंक का एक और फंक्शन कंप्लीट हो गया कि कर्ज की फराहमी। यहाँ पहले जो वो अमानत वसूल कर रहे थे और दरमियान के फेज़ में इतबारी रुकाजात और चेक का सिलसिला भी शुरू हुआ, तो यहाँ पर आकर कर्ज की फराहमी जो कि एक बुनियादी काम है बैंक का, वो भी यहाँ पर शुरू हो गया। इसके बाद चूँकि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ किस्म का ज़र इस्तेमाल होता था, कोई एक तरह का ज़र इस्तेमाल, हुकूमतें जो थीं वो मुख्तलिफ़ अपने सिक्के वगैरह चलाती थीं। तो एक काफ़िला या एक ताजर अगर किसी दूसरे इलाके में जा रहा है तो हो सकता है वहाँ की करेंसी, वहाँ का सिक्का मुख्तलिफ हो, तो उनको ये प्रॉब्लम पेश आती कि यहाँ उनके पास और सिक्के हैं, वहाँ और सिक्के इस्तेमाल हैं। तो सुनारों ने और साहूकारों ने और ताजरों ने ये सहूलत दे दी कि वो चूँकि वो तिजारत के लिए मुख्तलिफ़ इलाकों में जाते रहते थे, तो वो मुख्तलिफ़ इलाकों के सिक्के अपने पास रखते, मुख्तलिफ़ इलाकों की करेंसी अपने पास रखते, और जिसने उन इलाकों में जाना होता तो उनको वो एक्सचेंज कर देते। तो ये मुबादला खारजा का काम भी शुरू हो गया, ये भी बैंकिंग के फेज़ में शुरू हो गया। इसी तरह से जब ये काम हो गया तो बैंक का जो बुनियादी काम थे, जो ज़्यादातर काम थे, वो फंक्शन कंप्लीट हो गया कि बैंक ने अमानतें वसूल करनी शुरू कर दी, अमानतों चेक जो हैं उनकी अदायगी शुरू कर दी, एतबारी रुकाजात शुरू हो गए। इसके अलावा जब उन्होंने कर्ज़ की फराहमी शुरू की और फिर मुबादला खारजा शुरू किया, मुख्तलिफ़ इलाकों की करेंसी को तब्दील करना शुरू किया, तो यूँ समझें कि बैंक का एक बाकायदा आगाज़ हो गया, बैंकारी के कारोबार का बाकायदा आगाज़ हो गया। अब जब देखा देखी बहुत से लोग इस कारोबार में उन्होंने देखा कि ये तो बड़ी प्रॉफिट वाली चीज़ है कि लोगों के पैसे लोगों के हैं, लोगों को देने हैं, प्रॉफिट आना है। बहुत से लोगों ने शुरू किया, तो लोगों जो जमा करवा रहे थे उनको भी कुछ आइडिया हो गया कि भाई ऐसे पैसे नहीं जमा करवाने, इनसे कुछ लेना है। तो हुआ ये कि बहुत से जब लोग शामिल हुए, कंपटीशन बढ़ गया, चीज़ें ओपन हो गई, तो बहुत से लोगों का जो मुनाफा था वो या तो गिर गया या फिर वो लॉस में आ गए। जब वो लॉस में आए या बहुत कम मुनाफा हुआ तो उन्होंने इस काम को छोड़ दिया, और कुछ लोग जो थे, जो पावरफुल लोग थे, जो ज़्यादा काबिल एतमाद थे, उनका कारोबार जो चलता रहा। तो उन्होंने कहा जी क्यों ना मिलकर एक ऐसी तंजीम बना ली जाए, कोई ऐसा मरबूत निज़ाम बना लिया जाए जिससे सब लोगों को फ़ायदा हो और जो दरमियान में मुश्किलात आ रही हैं वो भी दूर हो जाएं। तो उन्होंने बैंकारी का एक बाकायदा इदारा कायम हो गया जो लोगों से मानते वसूल करता, उनको कर्ज देता और अपना मुनाफा वसूल करता। अब जब ये एक इदारा बुनियादी तौर पर पहले नंबर पर था सिर्फ अमानतें वसूल करने और कर्ज जारी करने के हद तक, लेकिन जब ये शुरू हो गया तो कुछ और सहूलियात भी उन्होंने देनी शुरू कर दी। दीगर सहूलियात में जो आम तौर पर उस वक़्त ज़्यादा ज़रूरी समझी जाती थी वो ये थी कि रकम की मुंतकली। अगर एक पैसा एक मुल्क में या एक इलाके से दूसरे इलाके में रकम भेजनी है और वो लोग ख़ुद नहीं जा सकते किसी वजह से, या उनके पास सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था, तो इन लोगों ने वो रकम की मुंतकली भी शुरू कर दी और कारोबार में इमदाद देनी शुरू, इमदाद से मुराद कर्ज, और उनको मुख्तलिफ़ तरह से सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो ये एक बैंक का बाकायदा आगाज़ हो गया। तो इस तरह से हमारे पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि इंशाल्लाह आपको इस तरह की दीगर वीडियोस दीगर सब्जेक्ट्स पे भी मिलती रहें।